हेलो, गुड मॉर्निंग। आज सॉलिड स्टेट देखने वाले हम लोग, और सॉलिड स्टेट में जो शॉर्ट नोट हैं उनको देखेंगे। एनसीईआरटी से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। आप लोग भी इन सारे क्वेश्चन को एक बार देख लें और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए, आपको ज़रूर हेल्प होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कार्बन नैनो ट्यूब आर न्यू मटेरियल दैट हैव पोटेंशियल टू प्रोवाइड मटेरियल दैट आर टफर देन द स्टील, लाइटर देन द एल्यूमिनियम। देखिए, सॉलिड, जो भी सॉलिड है वो सॉलिड क्यों कहलाएंगे और क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा पार्टिकल के बीच वो ज़्यादा होता है कंपेयर फ्लूइड और गैस के। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड जो होगा उसके डिफरेंट शेप होगा, डिफरेंट वॉल्यूम होगा, कंप्रेसिबिलिटी कम होगा। तो ये सब सारी बातें हैं जो कि हमको समझना चाहिए। और जो ये प्रॉपर्टी शो करता है, ये जो सारे प्रॉपर्टी हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम लोग उसे सॉलिड नाम देते हैं। आजकल सॉलिड जो है बहुत ही अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो जिसमें से एक एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में दिया है कार्बन नैनो ट्यूब। और ये कार्बन नैनो ट्यूब जो है, कहा जाता है कि ये स्टील से थोड़ा सा टफ होता है, मतलब हार्ड होगा, और एल्यूमिनियम से हल्का होगा, लाइटर होगा। अब जिसके कारण ये जो कार्बन नैनो ट्यूब है, बहुत सारे ऐसे वर्क है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो उसको याद रखिए। सेकंड है, हम लोग जानते भी हैं कि सॉलिड के दो पार्ट हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक आपके एमोर्फस सॉलिड। अगर एक ही पैटर्न को लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक अगर पैटर्न को फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और अगर शॉर्ट रेंज के लिए करता है तो हम लोग उसे एमोर्फस सॉलिड नाम देते हैं। आपको बस इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जो कि NaCl है, NaCl, और दूसरा है आपका क्वार्ज। सेकंड है एमोर्फस सॉलिड के जो एग्जाम्पल हैं वो है आपके ग्लास, रबर, प्लास्टिक, और जो आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है वो है आपका क्वार्ज ग्लास। क्वार्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जो क्वार्ज ग्लास है ये आपके क्या हैं? ये आपके एमोर्फस सॉलिड हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप। क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप हैं, जिसमें से पहला है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 पार्ट हैं, एक है नॉन पोलर, एक है पोलर, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर मतलब जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो, जैसे आप ले सकते हो Cl2, O2, F2, जो भी हैं। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। एक है आपका नॉन पोलर। अब है आपका पोलर। पोलर मतलब जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, तो उसको लोग पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे HCl हो गया। तो HCl में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है क्लोरीन, तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है।
और इसके ऊपर पार्शली क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ जो पोलैरिटी होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, does not equal to 0। एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, FON में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, जैसे कि बताए हुए थे वाटर जो हो गया, आइस में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। आप अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, समझोगे तो कुछ इस तरीके से रहता है ये। फिर ऑक्सीजन, यस, फिर यहाँ तो यहाँ जो ये है, ये सब आपस में मिलके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। अब दोस्तों आपका है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो कब बनेगा, जब कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा NaCl के प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, KCl के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के माइनस माइनस। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके क्या हैं, आयनिक सॉलिड हैं। NaCl, KCl, CgCl, ZnS, SCF2, MgO, ये आयनिक सॉलिड है। एक है मेटालिक जो मेटल है, Fe, Sn, Cu, Ag, Mg, ये सब मेटालिक सॉलिड है। उसके बाद है आपका कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड में आपके आते हैं डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, SO2। अब है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल में आपका हो जाएगा, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट आपको याद रखनी है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, BCC एंड FFC। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक ही एटम होते हैं, टोटल एटम। BCC में 2 टोटल एटम होंगे और FFC में 4 टोटल एटम होंगे। नेक्स्ट है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको देखनी है वन डायमेंशनल के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो होते हैं 2, और 2 डायमेंशनल के 2 पार्ट होते हैं। एक हैं आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, और एक होते हैं आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी एटम या फिर पार्टिकल के जो सराउंडिंग एटम होते हैं वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस एटम के जो सराउंडिंग एटम है वो कितने हैं, 2, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 3 डायमेंशनल भी होता है जिसके 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं हेक्सागोनल जिसमें AB टाइप होता है, जिसके एग्जांपल आपको याद रखनी है मैग्नीशियम, और सेकेंड है आपका जिंक। एक है क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसमें ABC पैकिंग होता है। एक होता है FFC जिसमें आपका एग्जांपल है सिल्वर, और दूसरा है आपका कॉपर। आपको याद रखनी है कि 3 डायमेंशन में 2 टाइप होते हैं, हेक्सागोनल जिसके एग्जांपल है मैग्नीशियम और जिंक, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के जो पैकिंग होगा वो आपका ABC पैकिंग होता है। कभी कभी हम लोग को एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि हेक्सागोनल जो पैकिंग होगा उसका किस टाइप का पैकिंग होता है। तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि उसमें होता है AB टैपिंग। सेकेंड है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये पैकिंग ABC पैकिंग होगा। अभी हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इनकी बातों को समझेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, वो आप डिटेल जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे।
अब एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किस क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का होता है, तो वो है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसका 74% जो है स्पेस वो फिल्ड करके रखता है, मतलब स्पेस को भर के रखेगा। इसके जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो वो होता है 12। अब है आपका क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक। अगर आप क्यूब बनाओगे ये कुछ इस तरीके से, ये आपका क्यूब है, तो इसके बॉडी पे एक वॉइड होंगे और 8 जो होते हैं इसके कॉर्नर पे होते हैं इससे। तो टोटल जो वॉइड होते हैं वो होते हैं 4, 4। तो क्यूबिक क्लोज पैक्ट में 4 वॉइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। तो यहाँ लिखा है द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर इज 1 एंड 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज, मतलब किनारे पर। तो 12 और इसका 1/4 पार्ट जो है वो क्रिस्टल के अंदर रहता है। तो टोटल एटम इसमें कितने हैं? 3 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको याद रखनी है 4 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एटम भी कितने होंगे? 4 होंगे। अब है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज मोस्ट इन द SCP and CCP. The SCP and CCP have 74% पैकिंग, यानी कि SCP और CCP में सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी देखा गया है। अगर इसी में से कभी कभी हम लोग से पूछा जाता है कि SCP और CCP में एम्प्टी स्पेस कितने होते हैं, एम्प्टी स्पेस, तो आपको 100 में से 74 आपको सब्ट्रैक्ट कर देनी है, घटा देनी है, तो आपको बचेगा 26% एम्प्टी स्पेस बचता है। उसके बाद आपका है BCC में कितना, तो वो आपको याद रखने 68%, और सिंपल क्यूबिक लैटिस में 52%। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए अच्छे से। कभी कभी हम लोग से डेंसिटी का फार्मूला पूछ लिया जाता है। एक जो फार्मूला होता है डेंसिटी का वो होता है Zm/AQ इंटू एवोगाद्रो नंबर। उसके बाद है टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। इसको 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। एक होता है स्टोचियोमेट्री, एक होता है इम्प्योरिटी, एक होता है नॉन स्टोचियोमेट्री। स्टोचियोमेट्री के 2 पार्ट, एक आपको याद रखने फिंकल डिफेक्ट, एक याद रखने स्टुकी डिफेक्ट। फिंकल डिफेक्ट क्या है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। तो आप देखिए, मान लीजिए एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में से अगर कोई पार्टिकल निकल करके वो अगर इस स्पेस में जा कर के चले जाए तो हम लोग कहते हैं कैसा डिफेक्ट हो गया ये। अगर मान लीजिए यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, अरेंजमेंट था, अब ये इसके अरेंजमेंट डिसलोकेशन हो गया। तो जब पोजीशन में डिसलोकेशन हो जाता है क्रिस्टल के अंदर ही, तो हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट आ गया है, फ्रैंकल डिफेक्ट। बस इसमें जो है डेंसिटी सेम रहते हैं, कोई चेंजेस में नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना है। डेंसिटी में नो चेंजेस इन डेंसिटी। सेकेंड है आपका स्टोचियोमेट्री। स्टोचियोमेट्री में इसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल हैं या ये पार्टिकल अक्रॉस द क्रिस्टल चल जाते हैं, बाहर चल जाते हैं। तो जैसे ही आप बाहर करोगे इसको, तो इसके जो डेंसिटी हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाते हैं। तो कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि किस डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, फिंकल डिफेक्ट, सॉरी स्टुकी डिफेक्ट में। इसके बस एग्जांपल आपको याद रखनी है फिंकल डिफेक्ट के, आपके आ जाएंगे ZNS, AgCl, AgBr, AgI, और स्टुकी डिफेक्ट में आ जाते हैं आपको NaCl, KCl, CgCl और AgBr। AgBr
इसमें कॉमन देखा गया है कि कभी कभी फिंकल डिफेक्ट भी शो करते हैं और कभी कभी स्टुकी डिफेक्ट भी शो करते हैं, तो दोनों शो करते हैं AGBR। इम्प्योरिटीज़ में आ जाएगा आपका मोल्टेन NaCl, CdCl2, AgCl। नॉन स्टिचियोमेट्री में दो पार्ट, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डिफिशेंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपका आएगा NaCl और दूसरा आएगा KCl, और मेटल डिफिशेंसी में डिफेक्ट में आपका आता है FeO। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है आपको पता होगा, जिसके पास कंडक्टर और इंसुलेशन दोनों का प्रॉपर्टीज़ शो करता हो, तो हम लोग कहते हैं उसको सेमीकंडक्टर है। एक है आपका, तो सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा जो नामी है वो है आपका सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। डोपिंग क्या होता है कि जब आप इस सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब कोई चीज़ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हो, किसको ऐड करते हो? इम्प्योरिटीज़ को, तो हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डोपिंग। द कंडक्टिविटी इज इंक्रीज, जब कंडक्टिविटी को बढ़ानी होती है बाय द एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड क्या? डोपिंग। आपका टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एक होगा एन टाइप, एक होगा पी टाइप। जो एन टाइप आपके सेमीकंडक्टर हैं वो जब हम लोग सिलिकॉन में इम्प्योरिटीज़ 15 ग्रुप वाला डालते हैं, और 15 ग्रुप में कौन आ जाते हैं? फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो ये सारे जो हैं, अगर सिलिकॉन में आप इम्प्योरिटीज़ 15 ग्रुप को ऐड कर रहे हैं तो इस सेमीकंडक्टर को हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर आप इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हो 13 ग्रुप का, तो हम लोग क्या कहेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और 13 ग्रुप में आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलेनियम, तो ये सब। डायोड क्या होते हैं कि जब एन टाइप और पी टाइप दोनों को कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है, साथ में बनाया जाता है, तो उसको हम डायोड कहते हैं। ट्रांजिस्टर, जिसमें NPN और PNP ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट द एम्पलीफाई द रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल, यानी कि डिफेक्ट इसमें यूज़ किया जाता है। NPN और PNP टाइप के ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर में, जो कि हम लोग ऑडियो सिग्नल और एम्पलीफाई में यूज़ करते हैं। सोलर सेल, जिसमें सिलिकॉन होता है, जिसको लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। टाइपिकल कंपाउंड ग्रुप 13-14 के बीच में जो बनते हैं कॉम्बिनेशन से, वो बनता है INSB, ALP, GS4, GASIR वेरी फास्ट रिस्पॉन्स, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ ये क्या होता है कि कंडक्टिविटी शो करता है, जिसके कारण आजकल बहुत ज़्यादा चार्जर सब में, बहुत सारे मोबाइल सब में इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जिसमें 12 और 15 कंपाउंड, 12 और 15 के बीच के कंपाउंड जो है वो आपके ZNS, CDS, CDSE, ये सब। और सबसे लास्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका मैग्नेटिक नेचर्स ऑफ सॉलिड। तो जिसमें सबसे पहले आपको याद रखनी है पैरामैग्नेटिज्म, जिसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके एग्जांपल याद रखनी है O2, C2O+, Fe3+, Cr3+। डायमैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, जिसके एग्जांपल है आपका H2O, NaCl और C6H6 वीकली रिपेल। फेरोमैग्नेटिज्म एक ऐसा कंपाउंड जो एक बार जब उससे मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया जाए तो वो पूरी तरीक़ा से मैग्नेटाइज हो जाता है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी वो उसी की तरह बिहेवियर करता है। जिसमें से आपका आ गया FeCO, गैडोलीनियम, CrO2, तो वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव होता है ये। एंटी फेरोमैग्नेटिक, जस्ट अपोजिट ऑफ फेरोमैग्नेटिक, इसके एग्जांपल आपका एमाइनो। और फेरी मैग्नेटिज्म का एग्जांपल है Fe3O4 एंड ZnFeO4 NMe। तो ये सारे आपको बस एक बार एग्जांपल देखनी है, और प्लीज़ एक बार आप इसको देख लो, और जस्ट इसके देखने के बाद आप बस इसका क्वेश्चन आंसर कर लो ऑब्जेक्टिव, और फिर इस चैप्टर को आप छोड़ दो। आप एग्ज़ाम में अच्छे करके आओगे, हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर करेंगे।
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।